कि मोदी जी उस बाप की तरह है जो बच्चे तो पैदा कर देता है फिर उन्हें यतीम छोड़ देता है। यूपी का जो जीडीपी में जो शेयर है हिंदुस्तान में वो सबसे कम है। चाइना ने वहाँ पे भी एक झूठ बोल दिया कि वहाँ पर कोविड के पेशेंट थे। अगर कोविड के पेशेंट थे तो बिना प्रोटेक्शन के मोदी जी कैसे गए वहाँ? दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी, हमारे चैनल में हर हफ्ते आते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, लफ्ज़ थोड़ा सा करख्त सा लगेगा आपको कि बखी उधेड़ते हैं मौजूदा सरकार की और हर उन लोगों की जो कि देश के लिए गलत कर रहे हैं। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू से ही आपका करियर रहा है, मैं आपको स्टूडेंट ज़माने से जानता हूँ कि आपने अपना मतलब किसी से फैसले करने बुराई की तरफ हरदम लड़े। आपने कई ऐसे केसेस उजागर किए कि आज तक माइलस्टोन बने हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पैसे देने का हुआ था। अब आजकल जो सरकार चल रही है मोदी जी की चल रही है, कहना चाहिए, जिसको कह नहीं सकते अपने, यानी ये तो वैसे भी अगर खाली पड़ी होती तो चलती इस तरीके से, राजशाही भी नहीं है इसमें, तो उसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है। पहले ये होता था कि आपने इकोनॉमी क्या है महीने में आता था, 3 महीने में उसका वो आता था, आरबीआई से आता था, हर जगह से, हर बैंक अपने देते थे और जो और भी संस्थाएं वो देती थी। अब इन्होंने जैसे कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो भी बंद कर रखी सारी। अब इन्होंने इकोनॉमी के सारे डाटाज बंद कर रखे हैं। ये क्यों बंद कर रखे हैं? एक तो ये सवाल। दूसरे, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हम चीन के तकरीबन साथ ही आज़ाद हुए थे। वैसे कहना चाहिए कि जैसा अभी आपने बातों में बताया कि हमने ही चीन को ताइवान से खींच के ला के आज़ाद कराए, हमारे जो नेता थे उन्होंने। तो ये फ़र्क क्यों हुआ हमारी इकोनॉमी और इस सब चीज़ों में? अब आज इकोनॉमी क्यों नहीं बताते हैं ये, जबकि पिछले 45 साल से नीचे जा रही है। जीडीपी का पता ही नहीं है कि अब जीडीपी होती क्या है। जो हर 15 दिन 20 दिन में एक जीडीपी का आता है वो भी ख़त्म नहीं। तो इसके पीछे राज क्या है? ये जो सरकार है, जब से मोदी सरकार आई है तो उससे पहले हिंदुस्तान में आंकड़ों को बताना हर सरकार के लिए जिम्मेदारी भी है उसकी, और सच बोलना भी चाहिए। तो हिंदुस्तान में जो है, आपने जैसा भी कहा, हर डिपार्टमेंट जो है आंकड़े देता था जी। और हर जनवरी का महीना, आप पत्रकार हैं तो आप जानते होंगे, जनवरी में दिल्ली पुलिस बताती थी एफआईआर हुई, हर जगह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हर मिनिस्ट्री की प्रेस, हर मिनिस्ट्री अपनी इकोनॉमी में बताती थी कि हमने ये चीज़ें अचीव की है, ये करनी है। उससे एक ब्लूप्रिंट रहता है क्या होगा। मोदी सरकार ने 2014 में सरकार में आने के बाद, क्योंकि मोदी जी बिना किसी को कंसल्ट किए कोई भी आंकड़ा हवा में उछाल देते हैं। भाषण देते देते कहेंगे कि हमने 125 करोड़ परिवारों को जो है मकान दे दिए, हमें 600 करोड़ लोगों ने वोट दे दिए। तो एक तरह से आंकड़ों की जो मर्यादा है और आंकड़ों का जो स्थान है दुनिया में, वो बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है जी। लेकिन अगर कोई सरकार आंकड़ों को दबाने लगे और यही ना बताए कि क्या है, जैसे नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ISSO है, जी। या रिजर्व बैंक है, पहले वो हर एक अपने आंकड़े देता था और एक टेबल होती थी और आपको पता चल जाता था, का अंदाजा लगता था, आपको पता चल जाता सच क्या है झूठ क्या है। तो चर्चिल ने एक बार कहा था कि 3 तरह का झूठ होता है। एक होता है झूठ, एक होता है सफ़ेद झूठ, और एक होता है आंकड़ों का झूठ। तो आंकड़ों का झूठ ये होता है कि आप कुछ ही बोल दो, क्योंकि आदमी को एनालिसिस करने में टाइम लगेगा। और सरकार जो है, आज की सरकार, आंकड़ों का झूठ इस कदर यानी हुनर के साथ बोलने लगी है कि अभी मैं जो है हिंदुस्तान का जो बजट से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आता था उसमें लिखा होता था कि हमने कितने आंकड़े हैं, हमारी जीडीपी कितनी है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट रेशो कितनी है, हमारा प्रोडक्शन कितना है। तो मैं इस बार बड़ा हैरान हुआ, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ उसको, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे को। उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि हिंदुस्तान की जीडीपी 2019 और 2020 में जो उन्होंने एक उसका परिदृश्य दिया है कि क्या होगी, और ना ही ये बताया कि 18-19 में हमारी जीडीपी क्या थी। बार बार लिखा होता है ये जो है इतने ट्रिलियन की हो गई है, इतने ट्रिलियन US डॉलर की हो गई है, और US डॉलर जो है फ्लक्चुएट करता है। वो मैं पूछता हूँ, अब ट्रिलियन में जाने लगे रुपीस की वजह से। हाँ, रुपए को इन्होंने जो है अबंडन कर दिया है, क्योंकि रुपए की बात जो है वो आपको याद रहती है। जैसे हम अगर पढ़े हैं
तो देखेंगे कि मनमोहन सिंह के टाइम में जो है 2012-13 में जो हमारी इकोनॉमी थी वो 111 ट्रिलियन की थी। फिर अगले साल वो बढ़कर जो है 121 ट्रिलियन की हो गई। जब 14 और 15 में जो हमारी इकोनॉमी थी वो जो है, जब मोदी जी आए तो वो जो है 132 ट्रिलियन की हो गई। फिर जब नोटबंदी हुई तो उस साल में हमारी इकोनॉमी जो थी 145 लाख करोड़ डॉलर की, वो रुपए की हो गई थी। अब जो है अगर अब देखें आज के दिन तो ये आंकड़ा कहीं नहीं आता। सिर्फ जो है कल नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन की एक वेबसाइट पे मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी अब 2020 में ये कोरोना की वजह से घटकर 138 या 39 लाख करोड़ की रह जाएगी। तो यानी हमारी इकोनॉमी जो है एक तरह से 7% गिर जाएगी और गिर चुकी है। वैसे नहीं देंगे 7% बताते नहीं, ये मैंने ढूंढा ये मैंने ढूंढा। लेकिन आप जब भी बात करेंगे किसी इकोनॉमिक्स से या उससे, वो कहेगा जी हमारी इकोनॉमी जो है 200 लाख करोड़ की है। तो 200 लाख करोड़ का एक जुमला सा है, लेकिन इकोनॉमी की जब आप फैक्ट्स में जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। अब सवाल ये आता है कि देश की इकोनॉमी जो गिर रही है हमारी, तो मैंने उसको देखा कि भाई 1950 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारा पूरा जो जीडीपी थी वो 9,000 कुछ करोड़ की थी, 9600 करोड़ रुपए की। जी। आज के दिन हमारी इकोनॉमी जो है 145 लाख करोड़ की हो गई। लेकिन आप देखेंगे कि इकोनॉमी का जो बढ़ने की रफ्तार है वो 2007 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी पहली बार 1 ट्रिलियन US डॉलर की हुई थी, और 2014 में जब मनमोहन सिंह गए तब हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है 2 लाख ट्रिलियन की थी, 2 ट्रिलियन की थी। तो एक इकोनॉमी जो है 7 साल में हमारी डबल हो गई। अगर उस हिसाब से देखेंगे 7 साल में डबल हो गई तो 2014 से लेकर 2021 के बीच में हमारी इकोनॉमी जो है 4 ट्रिलियन US डॉलर की होनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी हम जो है वहीं उसी आंकड़े पे भटक रहे हैं। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि हम इतनी 5 साल में इतनी कर लेंगे, 1 ट्रिलियन में 5 ट्रिलियन 500 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन जो उन्होंने कहा 2024 में। हाँ, और अभी कह रहे हैं कि यूपी में से जो आए हैं आंकड़े, यूपी वाले कह रहे हैं कि हम 1 साल के अंदर 1 ट्रिलियन कर लेंगे। 1 ट्रिलियन का मतलब हो गया, अगर हम आज के हिसाब से लगाएं तो 75 लाख करोड़ की इकोनॉमी होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है अगर हम उस हिसाब से देखें तो 145 लाख करोड़ की है, जो घटकर 139 लाख करोड़ रह जाएगी। और यूपी की अगर बात करें तो यूपी का जो जीडीपी में जो शेयर है हिंदुस्तान में वो सबसे कम है। सबसे बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी सबसे कम है। और सबसे कम होने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ जीडीपी अगर स्टेट की देखेंगे तो महाराष्ट्र की है, क्योंकि महाराष्ट्र नंबर 1 इंडस्ट्री, उसे हम जो है एक तरह से बंबई को कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है। तो इस हालत में जो है देश की अर्थव्यवस्था की हालत जो है आज के दिन बड़ी नाजुक है, और उसमें बढ़ने की कोई संभावना, अगर हम चीन से जैसे आपने कंपैरिजन किया तो ये जरूर है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1960 तक हमारी इकोनॉमी चीन की इकोनॉमी से आगे थी। लेकिन 1990 के बाद जो है चीन ने जो रफ्तार पकड़ी है आज वो हमसे जो है 7 गुना आगे चला गया है। उनकी इकोनॉमी देख लीजिए, उनकी और कोई रेशो देख लीजिए, लेकिन हमारी हालत जो है बड़ी बद से बदतर होती जा रही है। तो इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज ये है कि मैं कई बार कहता भी हूँ, दोबारा भी मैं यही बात कहूँगा कि मोदी जी उस बाप की तरह है जो बच्चे तो पैदा कर देता है फिर उन्हें यतीम छोड़ देता है, यानी उनका देखभाल नहीं करता। बच्चे भी पैदा नहीं किए, बच्चे पैदा किए ना। नोटबंदी एक बच्चा है, GST एक बच्चा है सरकार का। आप कहेंगे जो पुलवामा में जब ये इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की वो इनका बच्चा है। उसी को तो ये इनके बच्चे हैं। लेकिन ये जो है नेता का बच्चे तो यही हो सकते हैं। लेकिन इन बच्चों का वो नाम नहीं लेते। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो है GST लगने का पूरा साल पूरा हुआ, किसी ने नाम नहीं सुना, गायब कर दिया कि GST 12 बजे सजा के पार्लियामेंट। जी हाँ, जैसे आजादी का जलसा हुआ था वैसे किया। जी हाँ, ऐसे 8 नवंबर को आप देखेंगे कभी नहीं होता कि भाई हमने नोटबंदी की थी। अब भूल गए सब भूल गए। नहीं, जबरदस्ती बुलाते हैं लोगों को कि उस दिन कोई ऐसा तमाशा कर दो कि ये लोग जो है याद ना रखें, क्योंकि आपको जो मैंने घाव दिया है तो मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको अपना घाव आपका हरा ना करूँ ना आपको याद है। तो सरकार जो है बहुत सारी चीज़ों को छुपाने लगती है, और छुपाने की जो परंपरा है सरकार में वो शुरू से है। मुझे एक चुटकुला याद आता है इसमें कि एक राजा था, उसके जो सींग उगाए। जब सींग उगाए तो राजा बड़ा परेशान हुआ, तो उसे पगड़ी पहननी शुरू कर दी। मोदी जी पगड़ी पहनते हैं, तो पगड़ी पहननी शुरू कर दी। तो जब पगड़ी पहननी शुरू कर दी तो किसी को तो पता नहीं चला, लेकिन जब राजा का नाई आया बाल काटने तो उसको तो बताना पड़ा राजा को। तो राजा ने कहा सारे को पता चल जाएगा, अगर किसी को बताएगा तो मेरा बड़ा बदनामी होगी कि राजा के सींग उगाए। तो उसने कहा देख
अगर ये बात तेरे और मेरे को पता है, अगर किसी तीसरे को पता चल गई तो उसी दिन मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अब वो बेचारा बड़ा परेशान, उसने जो है उसके बाल वाल काटे और घर जाके अब बड़ा गुड़गुड़ उसके पेट में हो गया, मैं किसको बताऊं। अब बताने के लिए अपनी बीवी को नहीं बता सकता, किसी को नहीं बता सकता, उसकी हालत बड़ी खराब हो गई। सुबह जब वो हाजत के लिए खेत में गया तो उसने कहा पेड़ को बता देता हूँ, ये किसी को नहीं बताएगा। तो उसे पेड़ के कान में कहा राजा के 2 सींग हुआ है, किसी को कहना मत। अब ये कह के वो तो फ्री हो गया, चला है। वो पेड़ जो है ये बात सुन के सूखने लगा, और सूखते सूखते जब वो बिल्कुल सूख के काटा हो गया पेड़, तो एक सारंगी वाला था, उसने कहा ये पेड़ की जो लकड़ी है बिल्कुल सूख गई है, इससे अच्छी सारंगी बनेगी। वो उठा के ले गया, उसने उसकी सारंगी बना के बेच दी। अब वो किसी सारंगी साज को मिली तो उसने जो है बजाना शुरू किया। राजा ने एक बार सारंगी वाले को बुला लिया कि भाई तू हमें सारंगी सुना। अब वो जैसे सारंगी बजाने लगे, सारंगी बार बार कहे राजा के 2 सींग है, किसी को कहना मत, राजा के 2 सींग है, किसी को कहना मत। अब सारे दरबार में बड़ी अजीब सी हालत हो गई, सब राजा का सर देखने लगे। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि साले ने जो है बता दी सारंगी वाले को, तो भी ये बोल रहा है। तो उसे अगले दिन बुलाया उसे कि भाई तूने जो है ये कहा था राज की बात मत बताइए, तूने बता क्यों दी। तो उसने कहा जी मैंने नहीं बताई महाराज, मैंने तो पेड़ को बताई थी। अब जो बात जो होती है झूठ है सच है, अगर किसी को बता दो तो वो जरूर उस बात तक पहुंचती है, तो इस पेड़ ने आपको बता दी। तो सवाल यह है कि सरकार जिन चीजों को छुपाने की कोशिश करती है, सच जो है झूठ कहीं भी हो वो फूट के बाहर आ जाता है, और आकर जो है वो दुनिया को बताया था कि भाई ये सच है, ये झूठ है। अब जैसे इसी में चलते चलते एक बात होती है कि चीन जो कर रहा है, आपके साथ में चीन का नाम आया, इकोनॉमी, तो क्या हम चीन से सारे संबंध तोड़ के हर चीज़ का, अभी तो हमने ऐप के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक जिसको कह रहे हैं कि उन्होंने कर दी है, मोदी जी ने सारे ऐप ख़त्म कर दिए। इसके अलावा भी बैंक भी उनके मौजूद हैं, उनकी सारी फैक्ट्रीज यहाँ मौजूद हैं सब में, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे चीन से हर तरीके के संबंध खत्म करने के बाद? आप मान लीजिए कि ऐसा एक मौका आ जाए कि हम चीन से कुछ नहीं मंगा सकते, दुनिया में जलजला आ जाए या चीन ख़त्म ही हो जाए। चीन जैसा मुल्क जो है, मान लीजिए कोरोना वहाँ फैल जाए, 130 करोड़ लोग मर जाएं, तो फिर तब भी तो आप सर्वाइव करोगे। थोड़ी कहोगे कि औरत का पति मर जाता है तब भी वो जिंदा रहती है, जिंदा तो रहती है। तो जिंदा रहना है एक अलग मजबूरी है आपकी। हाँ। लेकिन ये सोचना कि हम उसको रह के नहीं रह पाएंगे, चीन हमारे लिए ऐसा इंडिस्पेंसिबल कंट्री नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें एक जज्बा बनाना पड़ेगा, हमें तय करना पड़ेगा कि हम चीन तेरे बिना रहेंगे। लेकिन हम रहेंगे नहीं रहेंगे ये हमें तय करना है, हमारी सरकार को तय करना है। लेकिन आज के दिन मुझे लगता है कि हमारी सरकार तो चीन का नाम ही लेते डरती है। हाँ, नहीं लिया। तो आप जो बात कह रहे हो कि संबंध तोड़ ले या ये कर ले, हम जो है धीरे से, जैसे होता है कि कोई आदमी किसी से डरता हो तो ये कोशिश तो करेगा कि उसके मुंह पे ना कहे, लेकिन उसकी जड़ तो काटेगा। लेकिन हम चीन की अगर सोचेंगे हम जड़ काटते रहेंगे, तो जिस ढंग से हम जड़ काट रहे हैं और जिस तरह से वो नागफनी की तरह बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हम जो है चीन से अपने संबंध जो है उस तरह से तोड़ने की हालत में हैं। अच्छा, मोदी जी की बात चल रही थी, एक बात पूछना चाहते हैं कि मोदी जी हर चीज़ को इवेंट तो बना देते हैं। हमारे घायल सैनिकों से मिलने गए तो उसको भी एक इवेंट बनाया उन्होंने, तो उसमें आपने अगर गौर किया हो तो मोदी जी ने 3 ड्रेस बदली, 4 ड्रेस बदले। अच्छा, 4 बदली जी। ऐसा होता है कई बार लोग जो है ना अपने आप से खुद सम्मोहित हो जाते हैं, और सम्मोहित होकर वो सोचते हैं कि मैं अपने से प्यार करने लगता है आदमी। अब दिक्कत क्या है कि वो किसी से खुलकर तो प्यार कर नहीं सकते, किसी से कोई उनके साथ ज़्यादा उनका कोई दोस्त नहीं है। आज के लुटियन जिसको वो कहते हैं कि खान मार्केट गैंग जो है, तो उनका कोई गैंग भी नहीं है। तो ऐसी हालत में जो है उनके मन में एक ख्वाहिश रहती है कि लोग मुझे देखें और लोग मुझे मेरी प्रशंसा करें। नार्सिस तो उस राजा का नाम था जो अपने आप को बड़ा, तो उसी के नाम पे फ्रेज पड़ी है कि नार्सिस्ट होने का मतलब है आदमी अपने ऊपर इतना सम्मोहित हो जाता है कि उसे किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसके एक बात और बताइए कि वो हमारे घायल जवानों को देखने गए तो अस्पताल गए तो पहले से सजाया हुआ था। देखो जी, 2 वर्जन है उसमें। एक तो वर्जन ये है कि वो जो है कॉन्फ्रेंस हॉल था जहाँ खाना वाना खाते थे, जैसे 5 स्टार होटल में डाइनिंग हॉल होता है, उसमें उन्होंने कहा जी मोदी जी आएंगे, मरीज देखेंगे, तो मरीज नहीं है। तो मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखी होगी आपने, तो उसका पहला सीन यही है कि वो संजय दत्त का बाप जब आता है तो वो कहता है भाई सारे धोबीवाड़े में वो रहता था कि सारे हम हॉस्पिटल बना दो, तो 5 मिनट में वो हॉस्पिटल बन जाता है। सब लोग जो है मरीज की तरह बैठ जाते हैं, बोर्ड लग जाता है और 5 मिनट बाद उतर जाता है। तो अगर आप आज उस हॉस्पिटल में जाओगे तो आज वहाँ कोई हॉस्पिटल नाम की कोई चीज़ मिलेगी नहीं। भारतीय सेना का बड़ा सम्मान है, लोग करते हैं। सेना अगर झूठ भी बोल दे, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, करना भी चाहिए और हम करते भी हैं। लेकिन ये पहला मौका है जिसे भारतीय सेना को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि ये वाकई जो है अस्पताल था,
ये वाकई जो है मोदी जी वहाँ जो है मरीजों को देखने गए थे, लेकिन सेना ने वहाँ पे भी एक झूठ बोल दिया कि वहाँ पर कोविड के पेशेंट थे। अगर कोविड के पेशेंट थे तो बिना प्रोटेक्शन के मोदी जी कैसे गए वहाँ पर? जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हुआ? मोदी जी कैसे उनके कंधे पे हाथ धर रहे हैं, कैसे उनके बिस्तर पर हाथ धर रहे हैं? इसका मतलब वो या तो कोविड के एजेंट नहीं, वो कोविड के पेशेंट नहीं थे, या सेना झूठ बोल रही है। तो पहली बार सेना के ऊपर लोगों के मन में ये बात आई है कि सेना भी झूठ बोल सकती है। और मोदी जी के राज में बड़ी अजीब बात है कि मैं देखता हूं कि हर मंत्रालय झूठ बोलने लगा। ICMR कहता है जी हम 15 अगस्त को जो है दवाई लॉन्च कर देंगे लाल किले से। अब पूरी दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा कि लाल किले से प्रधानमंत्री दवा लॉन्च करें। अच्छा, हर चीज प्रधानमंत्री करते हैं वैसे तो। हिंदुस्तान में तो मैं कहता रहा हूँ इस देश का नाम जो है थोड़े दिन बाद हमें बदल के मोदी स्थान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पहले हमने भारत के नाम पर भारतवर्ष रखा था, अब मोदी जी के नाम पे देश का नाम बदल दें तो मैं समझता हूँ मोदी जी को भी बड़ा सुकून मिलेगा और देश के लोगों को भी बड़ा सुकून मिलेगा और उनके भक्तों को तो बड़ा ज़्यादा मिलेगा, और ये सरकार को करना चाहिए, मैं मान के चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, आपने बड़ा डिटेल समझाया इकोनॉमी से लेके और मोदी जी के विजिट तक, जो कि लेटेस्ट चल रही है, बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि 4 बार ड्रेस बदली। जिस अस्पताल में गए उस अस्पताल में वो अस्पताल ही नहीं था, क्योंकि ना उसमें सिरिंज टांगने की रॉड लगी हुए थे, ना कोई इक्विपमेंट थे जो डॉक्टर को, नर्सें नहीं थी। सबसे बड़ी बात नर्स होती है, इसके बरक्स अगर अस्पताल में जाए तो एक डॉक्टर से ज़रूर साथ चलता है जो बताता है किस पेशेंट को क्या है। तो मोदी जी ने बाकायदा माइक लेके वहाँ भाषण दिया घायल उनको समझा बताने के लिए। और इसके पहले भी हमने देखा कि हर प्राइम मिनिस्टर जाता है घायलों से मिलने के लिए उनके अस्पताल में, तो बिस्तर में जाके वो एक बिस्तर पे जाके उनसे पर्सनल बात करता है और जो भी होती है। आपने बड़ा डिटेल समझाया कि हमारे यहाँ इकोनॉमी का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, लिहाजा हमारे यहाँ ना GDP ग्रोथ आता है ना इकोनॉमिक ग्रोथ आता है। RBI ने बंद कर दिया है, हर चीज़ ने बंद कर दिया। चलिए इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।